नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायत बड़वन में दिया धरना, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मनासा क्षेत्र के चारभुजा की बारत शासकीय प्राथमिक विद्यालय की हालत हो रही है बेहद जर्जर। हाथ लगाने भर से ही गिर रहा है प्लास्टर। कई बार शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों का है उदासीन रवैया। और ग्राम फतेहगढ़ में वीनस फैक्ट्री के द्वारा फैलाया जा रहा है प्रदूषण। ग्रामीणों द्वारा शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण टीम द्वारा फैक्ट्री से लिए गए दूषित पानी के सैंपल। मंदसौर जिले के ग्राम पंचायत बड़वन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना दिया। धुंधड़का नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि वर्ष 2021-22 में दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ। यहां 4 पहिया वाहन मालिकों सहित कई अपात्र लोगों को लाभ दिया गया है। वहीं शासन की महत्वपूर्ण संबल योजना का लाभ वर्ष 2019 से पात्र हितग्राहियों को नहीं दिया जा रहा है। वहीं पात्र हितग्राही पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं। आदि कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहां करीब 2 घंटे धरना चला, जिसके पश्चात कई ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं के समक्ष नायब तहसीलदार राहुल डावर को आवेदन दिए। मौके पर सचिव को बुलाकर नायब तहसीलदार ने समस्याओं के समाधान की बात कही। वहीं धरने में संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता श्यामलाल जोगचंद ने कहा कि जब से केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार बनी है, आमजन सहित किसान परेशान है, पर कांग्रेस आमजन के साथ है, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के साथ है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम जिला कलेक्टर में धरना देंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वहीं ज्ञापन का वाचन किशोर गोयल ने किया। वाचन के बाद ज्ञापन नायब तहसीलदार राहुल डावर को सौंपा गया। नायब तहसीलदार राहुल डावर ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर आज ज्ञापन दिया है, जिनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा। गरीब लोगों का शोषण किया जा रहा है, अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, आम आदमी परेशान है। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि शासन प्रशासन समय रहते जाग जाए, नहीं तो फिर हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का पंचायती राज पूरी तरह से फेल हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान मात्र ढोल पीटने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। गांव की जो हालत है और यहाँ के जो ग्रामीणों ने जो धरना दिया, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको पेंशन का जो पैसा मिलना चाहिए वो पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है। जिनको इंदिरा आवास में जो मकान मिलना चाहिए वो मकान उन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो पात्र लोग हैं वो लगातार पंचायतों के और जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चक्कर काटते फिरते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिनके ऊपर बिजली गिर गई उनको पैसा नहीं मिल रहा, जिनको सांप काट गया उनको पैसा नहीं मिल रहा। तो सरकार नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। माननीय मंत्री जी यहाँ के जो वित्त मंत्री क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं, और आश्चर्य की बात है कि उनके इर्द गिर्द सारे लफंगे लोग रहते हैं। सारे जितने लोग हैं उनके साथ, वो कोई शराब माफिया है, कोई डोड़ा चूरा माफिया है, कोई सट्टे का माफिया है, कोई भू माफिया है। इस तरीके के लोगों को ले जा कर के वो पूरी शक्ति के साथ लोगों को कुचलने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कांग्रेस पार्टी आम लोगों के साथ खड़ी है, गरीबों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। और जब जब उन पे अन्याय और अत्याचार होगा तब तब पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी। हर ग्राम पंचायत की है, इस ग्राम पंचायत की नहीं है। प्रधानमंत्री आवास दिए जाए, पात्र लोगों को पेंशन सभी पात्र लोगों की चालू की जाए, और कूपन BPL के जो नहीं बन रहे हैं उन लोगों के बनाए जाए, और सचिव की जो दादागिरी हर जगह रहती है उसको थोड़ा कम किया जाए। ये हमारी प्रशासन से मांग है। अगर आप लोग कम नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जनता वो कम करने के लिए तैयार रहेगी। वो उसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेदार रहेगा कि वो किस प्रकार से जनता उनको कम करती है। धन्यवाद। सचिव की ऐसी शिकायतें मिली है कि जिनके प्रधानमंत्री आवास मतलब अपात्र लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया गया। नहीं, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में भी आया है कि एक राजनाथ करके नाम लिखा हुआ है, वो उत्तर प्रदेश UP के बता रहे हैं। अब योगी जी के आशीर्वाद से उनका मकान यहाँ आ गया है, और उनको नरेगा में रोजगार गारंटी में भी उन्होंने 25,000 रुपये निकाल लिए हैं। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि जो पात्र लोग हैं आप उनको तो दे नहीं रहे हो, और UP से बुलाकर यहाँ दे रहे हो, तो कृपया प्रशासन, CO, जिला पंचायत और जिला पंचायत जनपद दोनों ध्यान दें और सभी पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाए। ब्लॉक युवक कांग्रेस धुंधड़का के नेतृत्व में
ग्राम पंचायत बड़वन का घेराव किया गया है विभिन्न समस्याओं को लेके, जिसमें ऐसी समस्या है, एक बुजुर्ग महिला थी जिसके पास मकान नहीं है रहने के लिए, उसने 181 पे शिकायत कर रखी थी। L4 पे जो शिकायत चल रही थी उसको ग्राम पंचायत का चपरासी जाके मोबाइल मांगकर उसको कटवा देता है। इस प्रकार की कई समस्याएं, जिनके पास 4 व्हीलर है, पक्के मकान है, ऐसे लोगों को पात्र किया गया है और जो गरीब है उनको अपात्र किया गया है। इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया और आने वाले समय में अगर ये समस्या नहीं सुलझती है तो तालाबंदी की जाएगी और धरना आंदोलन उग्र किया जाएगा। ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ज्ञापन प्राप्त हुआ, जो पंचायत के संबंध में प्राप्त हुआ। कुछ लोगों की समस्या थी PM आवास और इसी के संबंध में थी, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया। क्या मांग है ज्ञापन में? क्या मांग की गई? ज्ञापन में इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो समस्या है पंचायत में उसका निराकरण किया जाए और जल्द किया जाए। ग्रामीण की शिकायत की वजह से, सचिव की लापरवाही की वजह से प्रधानमंत्री आवास में मकान नहीं मिले और नहीं, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि PM आवास में सब लोगों के नाम होना पाया गया। मेरे द्वारा अभी अवलोकन किया गया सूची का, तो उनका नाम है, परंतु वो पीछे होने के कारण उनको अभी PM आवास नहीं मिल पा रहा है। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। एक तरफ तो शिवराज सरकार के मंत्री जी सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा उपलब्ध करवाने का बखान करते करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज भी कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के सिर पर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आज हम आपको नीमच जिले के मनासा विधानसभा क्षेत्र की कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिसमें नौनिहाल छत के गिरते प्लास्टर के नीचे पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें मनासा विधानसभा की है। चारभुजा की बारद शासकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल की है, जहां पर कक्षा 1 से लगाकर 5वीं कक्षा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बाकायदा शिक्षक भी यहां पर मौजूद है जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हालात देखिए, बच्चों के ऊपर मौत मंडराती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर छत का प्लास्टर हाथ लगाने के साथ ही गिर रहा है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जिम्मेदारों को यह सब नहीं दिखाई देता? क्या उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? ये जरूरी नहीं जहां सिर पर हादसा मंडरा रहा हो वहीं बच्चों को पढ़ाया जाए। आपको बता दें कि कई बार शिक्षकों ने जिम्मेदारों को लिखित में भी अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पूरे मामले पर अतिरिक्त DPC प्रहलाद उपाध्याय का कहना है कि जिले में 204 ऐसे स्कूल हैं जहां पर छत नहीं है या भवन भिन्न है। उनको स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। जैसे ही स्वीकृति मिलती है काम करवाएंगे। तो मैं हूं मंगल कुशवाहा आपके साथ, और आज हम विद्यालय की हालत को लेकर फिर मालाड़ा पंचायत के दूसरे स्कूल में हम चलेंगे। यहाँ के हालात हम जानेंगे कि क्या हालात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन सा स्कूल है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय चारभुजा की बारात, तहसील मनासा, जिला नीमच। इसके अंदर के हालात हम आपको बताएंगे, किस हालात में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं और किस हालात में शिक्षक यहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। बरसात में यहाँ की क्या हालात है और अभी वर्तमान में इस छत की और स्कूल की दीवारों की क्या हालात है। आप आइए अंदर, देख सकते हैं अंदर के ये किस तरह से यहाँ के स्कूल की छत की हालात है, किस स्थिति में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। ये चारभुजा की बारात जो ग्राम पंचायत मालाड़ा के अंतर्गत ही आता है। और आगे आइए हमारे साथ में, जो आगे की स्थिति हम यहाँ के जो हाल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हम बताएंगे। ये हालात है यहाँ के छत पूरी गिरने जैसी हो रही है। ये जो यहाँ के ग्रामीण जन हैं इन्होंने हमारे को इस स्थिति से अवगत कराया कि यहाँ के इस हालात है, छत पूरी तरह झरझर है, कभी भी जो स्कूल की बिल्डिंग है वो गिर सकती है। ऐसे हालात में बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। बरसात में स्कूल के टाइम से पहले छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ने को मजबूर है। यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि हमने शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन इस ओर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल तो ये हालात है कि लगभग सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें जो 10 से 15 सालों में ऐसी जर्जर हालत में हो जाती है, ताकि बच्चे बैठ भी नहीं पाते, बरसात में सही ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, समय से पहले छुट्टी कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे हालात में स्कूलों में बैठने को मजबूर है बच्चे।
किस हालात में बच्चे आगे पढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ की हालात को। यहाँ के शिक्षक से हम बात करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे कि किस स्थिति में यहाँ के बच्चे बैठते हैं। यह है इस विद्यालय का दूसरा हाल, जहाँ पर अभी बच्चे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर की जो छत है, आप छत देख सकते हैं। छत किस तरह यहाँ के स्कूल के हालात है। यहाँ के शिक्षक हमारे साथ में हैं, ग्रामीण जन हमारे साथ में हैं। हम इन शिक्षक जो सर है यहाँ के शिक्षक हैं, इनसे हम बात करेंगे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बरसात में क्या स्थिति बनती है, इससे बात करेंगे हम। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कैलाश चौहान है। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ। 22 साल हो गए करीब। हाँ। यहाँ पे कितने सालों से? मेरे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। हाँ। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सर फिर छुट्टी करना पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है तो कम बारिश में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उससे भी हम बात करेंगे कि किस हालात में यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजबूर है। क्या नाम है बेटा आपका? भारत। कब से पढ़ाई कर रहे हो आपने? अब मैं यहाँ से पहली से 5वीं तक। अच्छा, बरसात में यहाँ क्या स्थिति बनती है? आप बैठ पाते हो? सर नहीं बैठ पाते, सर हमारे साथ छुट्टी कर देते हैं सर। ज़्यादा गंभीर बरसात होती है जब। कभी कोई अधिकारी आया देखने, स्कूल में आते हैं? सर एक पहले 6 महीने पहले आए थे और एक साल पहले आए थे। आपको कुछ बोला क्या उन्होंने? आपको भी बताया होगा कि हम नया स्कूल बना सर हमें नहीं बोला कुछ नहीं बोला। तो डर लगता है कि जो स्कूल की बिल्डिंग की छत है कभी भी गिर सकती है। आपको डर लगता है पढ़ने में? सर कभी कभी लगता है। बरसात में कैसे बैठते हो? यहाँ पे टपकती क्या ऊपर से छत? सर टपकती है। अच्छा, पढ़ पाते हो आप? सर नहीं पढ़ पाते। आनंद, कितने सालों से पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? कौन सी क्लास में हो? 5वीं क्लास में पढ़ते हो। बरसात में आप बैठ पाते हैं स्कूल में? नहीं। अभी क्या हालात है? अभी इसी स्थिति में बैठ रहे हो, स्कूल में कभी गिर गए तो कोई हादसा होगा तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा? अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। आपको डर नहीं लगता यहाँ बैठते आप? सर डर लगता है। आपने शिक्षक लोगों को या बताया कि भाई सर हमें यहाँ बैठने में डर लग रहा है? हाँ सर बताया था। बताया ना? क्या नाम है तुम्हारा? भारत। भारत नाम है। कितनी कक्षा में पढ़ते हो? 5वीं। बरसात में आप किस तरह से पढ़ते हो स्कूल में? सर बहुत धीमे धीमे पढ़ते हैं सर, कभी कभी डर भी लगता है बहुत। बारिश में छत टपकती है? हाँ सर टपकती है, बहुत टपकती है। गिरने जैसी हो रही है, अगर मान लो अगर गिर गई तो क्या हालात होंगे और आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे? सर अधिकारियों को। क्यों? सर उन्होंने छत भी नहीं बनाई हमारी। अच्छा, कभी कभी आते हैं इंजीनियर वगैरह अधिकारी आते हैं? सर आए थे सर, एक तो 6 महीने पहले आए थे और एक साल पहले आए थे। अच्छा, तो फिर दोबारा नहीं आए? सर नहीं आ रहे अभी। स्कूल में शौचालय नहीं है, किचन शेड नहीं है, वो उनकी हालत खंडर है। इतने सालों से अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ सर। तो आप क्या मांग करते हो? हम मांग तो करते हैं हमारी स्कूल ठीक हो जाए, किचन वगैरह और ये बाथरूम सब ठीक हो जाए। अच्छा, चलो ठीक है। आपने अगर बरसात हो रही है, छत गिरने जैसी हो रही है, मान लो कभी हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा आपके स्कूल का? सर प्रशासन। आपने शिक्षक जो आपको पढ़ाते हैं उनको बताया कि सर कि हमें डर लग रहा है? हाँ सर बताया था एक बार। क्या बताया? सर हमें बहुत डर लगता है, फिर सर ने छुट्टी कर दी थी एक बार। एक बार ही करी? सर बहुत बार कर दी सर, कभी ज़्यादा बारिश हो जाती तब। ज़्यादा बारिश में बैठ नहीं पाते? हाँ सर। शिक्षक इनसे हम बात करेंगे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बरसात में क्या स्थिति बनती है, इससे बात करेंगे हम। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम कैलाश चौहान है। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? सर मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ। 22 साल हो गए करीब। हाँ। यहाँ पे कितने सालों से? मेरे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। हाँ। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सर फिर छुट्टी करना पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है तो कम बारिश में तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बिठाते हैं। सर यहाँ का जो शौचालय है उसकी हालत जर्जर है, किचन शेड है उसकी हालत जर्जर है, छत है उसकी हालत जर्जर है। किस स्थिति में आप बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या कर, जैसा भी ऐसा पढ़ाते हैं सर। अब क्या, बच्चों को तो पढ़ाना हमारा काम है। आपने इस हालात को लेकर संबंधित अधिकारियों, शिक्षा विभाग? जी सर, इंजीनियर आए थे, ले गए थे, वो फोटो वगैरह भी ले गए थे, बनाने की बोला भी था प्रस्ताव। कितने साल? और 5-6 महीने पहले भी आए थे, साल भर पहले भी आए थे सर। अभी तक कोई? फिर उसके बाद कोई आया नहीं। मैंने 1-2 बार फ़ोन भी लगाया था तो उन्होंने कहा सर आपका प्रस्ताव भेज दिया गया भोपाल, जल्दी हो जाएगा आपका छत वगैरह जो भी बनाएंगे। अगर इस हालात में छत गिर गई या कुछ मतलब हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा? जी सर, प्रशासन ही रहता है। हम क्या काम, तो टीचर है, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। अगर बरसात में बच्चे मतलब किस हालत में बैठते हैं? बारिश में सर अधिक बारिश होती है तो हमको एक तरह से छुट्टी करना पड़ती है। जब थोड़ा अगर ये रहता है तो हमारे हिसाब से पढ़ाते बच्चों को, बिठाना। जी अभी तो 28 गए साल, 36 से इस साल 28 बच्चे।
कौन सी क्लास तक थे वो स्कूल? पहली से 5वीं तक है सर। क्यों अधिकारियों को यहाँ से बताया? हाँ सर, हमने लिखित में भी दिया है, बीओ कार्यालय वगैरह हमारे संकुल प्राचार्य महोदय जो भी हमारे आवेदन मांगते हैं तो देते जानकारी। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? मैं स्कूल में 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे हालात है सर, कभी हादसा हो गया, घटना हो गई तो कौन जिम्मेदार है? अब शासन प्रशासन ही रहता है सर, हम क्या कर, हमारा तो काम पढ़ाने का है, बच्चों को पढ़ाना है। बरसात में किस तरह के हालात बनते हैं? ज़्यादा बारिश में तो हम नहीं पढ़ा पाते, एक तरह से छुट्टी हो जाती है, फिर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो बोल भी रखा है ऐसा हो तो आप छुट्टी कर दो, ऐसा बोल रखा हूँ। और आपने संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है? हाँ जी, बराबर लिखित में भी दिया कि बन जाएगा, प्रस्ताव भी आता है, इंजीनियर आए थे, ले गए थे। कितने सालों पहले दिया था? और साल भर पहले भी ले गए थे, 5-6 महीने पहले भी आए थे, सारा हमने बता भी दिया था, लिखित में भी अभी दिया। वर्तमान में बच्चों के किचन शेड बने हुए वो भी झरझर हालत में, हाँ तो जी सर, वो वो कहाँ से बन के आते हैं? खाना भी गाँव में ही बन रहा है सर, किचन सेट का काम भी आधा अधूरा है, वो पड़ा हो क्या कर। अच्छा, हाँ, पंचायत विभाग पंचायत की जिम्मे था, वो बनाए नहीं, आधा अधूरा। ऐसे हालात हैं? हाँ जी सर। सर शौचालय भी मतलब पूरा हाँ हालात में है? जी सर। मालाहेड़ा पंचायत के गांव चारभुजा की बारत का जो स्कूल है, स्कूल के किचन शेड से आपको रूबरू कराएंगे यहाँ के किस तरह के हालात है। यह है किचन शेड, इसका निर्माण हुआ था 6 मार्च 2019 को। इसकी कीमत है, लागत कीमत 2 लाख रुपए। अब इसकी स्थिति हम आपको बताएंगे। लोगों ने यहाँ पर नहाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रखा है। आपको अंदर चल के बताएंगे किस तरह से यहाँ के हालात हैं। जी खोलिए। अब आप इसकी अंदर की स्थिति देखिए कि ये है यहाँ का किचन शेड। अब इसकी आगे की तो दीवारें हैं, लेकिन पीछे की दीवार देखिए आप, ये पूरे किचन शेड की हालत है। यहाँ पर जानवर बैठते हैं। यह है किचन शेड यहाँ का चारभुजा की बारत के स्कूल का। ये देखिए यहाँ पर ये किचन शेड के नाम पर करोड़ों रुपए स्कूलों में खर्च किए जाते हैं, लेकिन इस तरह से यहाँ के बिल्डिंगों के हालात बन जाते हैं। आखिरकार प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है और ठेकेदार की काफ़ी लापरवाही रहती है इसमें, क्योंकि कमीशन के चक्कर में लोग इस तरह का घटिया निर्माण करते हैं जो कुछ ही सालों में खंडर बन जाता है। यहाँ के किचन शेड को लोगों ने नहाने के इस्तेमाल में किया गया है। अब ये हालात है कि आगे से तो पूरा पैक है, लेकिन पीछे से ये हालात है। यह है यहाँ का स्कूल का किचन शेड, जहाँ पर जानवर बैठ रहे हैं, लोग नहाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं पूरा 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है ये, लेकिन बनी तब से लेके अभी तक न तो कभी इसका इस्तेमाल किया गया है और ना ही इसका कभी उपयोग हुआ है। फिलहाल तो लगभग हमारे नज़र में जितने भी शासकीय सरकारी जो स्कूल की बिल्डिंग हमने देखी है, लेकिन सभी की हालत लगभग ऐसी ही है। मंगल कुशवाहा, मनासा। नहीं, मैंने इंजीनियर ने भी देखा है, इंजीनियर ने एस्टीमेट भी बनाया उसका। तो राज्य स्तर पे हमने एस्टीमेट के आधार पे राशि की मांग की है। तो जैसे ही राशि प्राप्त होगी तो उसको सुधराया जाएगा। और राशि में देरी को देखते हुए, अभी राशि चूँकि स्वीकृत नहीं हुई है, तो राशि की देरी को देखते हुए माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद जी से भी हम निवेदन करेंगे कि अगर उनकी निधि से हमें कुछ राशि प्राप्त हो जाती है तो उसको हम सुधरा लें। नहीं, ऐसे कुछ स्कूल है ज़िले में जहाँ स्थिति इस प्रकार की है और उसके लिए हम हमारा जो एनुअल वर्क प्लान होता है उसमें उस राशि स्वीकृति के लिए भेजते हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं तो राशि स्वीकृति में विलम्ब हुआ है, लेकिन संभावना है जल्दी स्वीकृत होगी और उसके आधार पे हम फिर निर्माण कार्य करवा लेंगे। 204 स्कूलों का तो हमने, जो प्राथमिक विद्यालय है जो छत या और भी कुछ डैमेज है तो उसकी हमने स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। और अभी तुरंत में हमें 175 स्कूलों के लिए स्वीकृति भी प्राप्त होने की संभावना है, उसके एस्टीमेट बना के भेजे हैं। जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलेगी 175 स्कूलों में तो काम चलेगा। और भी जो स्कूल बचेंगे प्रक्रियागत मतलब लगातार उसमें कहीं न कहीं सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मनासा। मंदसौर जिले के गांव नई फतेहगढ़ में विनस स्टील फैक्ट्री द्वारा प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण टीम द्वारा दूषित पानी का सैंपल लिया गया। साथ ही हफ्ते भर में जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात भी कही। उल्लेखनीय है कि दलोदा के निकट गांव नई फतेहगढ़ में स्थित विनस स्टील फैक्ट्री द्वारा वायु एवं जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिसकी शिकायत रहवासियों ने CM हेल्पलाइन 181 पर की थी।
जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी देवेंद्र सोलंकी केमिस्ट्री विशेषज्ञ का जांच दल पहुंचा और स्टील फैक्ट्री के आसपास नाले में छोड़ा जा रहा केमिकल युक्त पानी, कुएं का पानी तथा हैंडपंप का पानी जांच के लिए सैंपल लिया। जांच अधिकारी देवेंद्र सोलंकी ने बताया कि लिए गए पानी के सैंपल की रिपोर्ट 1 सप्ताह तक मिल जाएगी। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों एवं फैक्ट्री के मैनेजर के बीच तीखी बहस भी हुई। गांव नई फतेहगढ़ के रहवासियों ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देती है तो मजबूरन फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। गौरतलब है कि वीनस स्टील फैक्ट्री में स्क्रैप गलाकर ठोस लोहा बनाने का कार्य किया जाता है, जिसमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल का उक्त पानी बाहर नाले में छोड़ा जा रहा है। उस बदबूदार पानी से गांव में बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। साथ ही स्क्रैप गलाने से जो जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है, जिससे फैक्ट्री के आसपास 10-10 किलोमीटर तक वायु प्रदूषण फैल रही है, जिस कारण लाखों किसानों की फसलें खराब होने की पूरी संभावना है। साथ ही फैक्ट्री के निकट शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी जहरीला धुआं चपेट में ले रहा है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन पर निकलने वाले हर वाहन चालक धुएं से घुटन महसूस करते हैं। इस समस्या से मीडिया ने कई बार जिम्मेदार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। सरपंच साहब फंस गए हमारे। हाँ आप दादा ही गुजर गए। बाल्टी मंगल बाल्टी आप अपना काम करो। आप झूठ मत बोल दो। आपने विश्वास नहीं, आपने विश्वास नहीं भेजा कि देखो नहीं तुम्हें बता रहे हो, पीछे आ जाओ। विश्वास नहीं करते हो। हम जब फैक्ट्री के अंदर आते हैं तुम कहते हो कि नहीं देखो। अरे यार तुम आगे का जा रहे हो, तुमसे जो हो जो करो। असलम खान बताइए किस बात को लेकर के आप यहाँ फैक्ट्री में आए? ग्रामीण लोग बहुत परेशान है। इस फैक्ट्री से प्रदूषण बहुत फैल रहा है और 8 बजे बाद ये चिमनी बंद कर देते हैं। 8 बजे बाद इतना धुआं होता है, मतलब ग्रामीण मतलब सांस लेने में मतलब बहुत परेशानी आती है क्या। और ऑक्सीजन कम गिर रहा है हम लोगों का। और पानी देखो इतना गंदा हो रहा है क्या। और बीमारी टीबी की बीमारी हो रही है। मतलब आदमी अगर ग्रामीण इलाज में लगाएगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी है। पहले है मेरे गए साल 2.5 लाख लगाए, 50,000 अभी लगाए। मेरे घर में से बीमार पड़ी थी कि वो ऑक्सीजन उतना कम हो रहा है। टीबी की बीमारी अलग हो गई। मेरे पिताजी अलग बीमार है। उधर देखो वकीलनाथ अलग, वो वकीलनाथ वो बीमार है। सुंदरनाथ गांव से कितना दूर है फैक्ट्री? गांव से मकान लगते हुए है बिल्कुल फिक्स। एक ही क्या बहुत से मकान की एक ही दीवार है, एक ही दीवार है। अब गरीब आदमी कहाँ से पूछ रहे हैं? अब यहाँ जाते हैं फैक्ट्री में तो वो ललकार के भगा देते हैं। अगर 1-2 आदमी जाने भट्टी में डाल दे तो हम क्या करें? हाँ सही बात है। ज़्यादा करोगे तो भट्टी के अंदर डाल दें। 1-2 आदमी अगर जाए तो भट्टी में डाल दे तो हम क्या करें? लेकर के आपने यहाँ पर प्रदर्शन किया? सर ये प्रदर्शन पानी के लिए बात किया हमने। पानी की बहुत मतलब पूरा गांव बहुत परेशान है अधिकतर करके। और इसे पानी से दाल चाय सब हर चीज़ बनने में मतलब पूरा पानी खराब हो गया गांव का सर। और क्या क्या परेशानी है? तो परेशानी ये है कि कुछ लोग बीमार हो रहे हैं प्रदूषण की वजह से। बस ऑक्सीजन भी प्रदूषण ज़्यादा, खांसना अंदर जमना, ये निकलता है प्रदूषण बहुत ज़्यादा अधिकतर। फिर क्या कार्रवाई की मांग की गई है? सर हमने हमारे नाना लाल जी ने 181 पे मतलब कि एक तो फ्रंट से जो पानी का पाइपलाइन से बाहर जा रहा था, एक सैंपल उसका लिया क्या, और एक नाले का सैंपल लिया बैक साइड से, और एक अंदर कुएं का सैंपल लिया यहाँ से, और एक मेरे गांव में रहमत पठान के पास में हैंडपम्प है, एक सैंपल उसका लिया गया अभी।
और इसकी जांच होगी प्रयोगशाला में, उसके बाद रिजल्ट आने पे पता लगेगा सही स्थिति क्या। नहीं, यहाँ पर जो ग्रामीणों का आरोप है हाँ। कि जो फैक्ट्री से जो जहरीला धुआं हाँ। उगल रहा है, हाँ। इससे कई ग्रामीण दूषित भी हो रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रही है, तो इस संबंध में क्या कहेंगे आप? तो बीमारी जो बढ़ रही है तो वो तो अपने सीएमओ से पता लगेगा, हॉस्पिटल में कौन गए, यहाँ से बीमार हो गया आदमी, गाँव का गया तो इस कारण से बीमार हुआ, ये वहाँ से पता लगेगा। हम लोग नहीं बताएंगे ये बीमारी कैसे हो रही है क्या। तो ये जो आपने जो सैंपल लिया है पानी का, तो कितने दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी इसकी? इसे 7 दिन लगेंगे। और क्या कौन से विभाग में पहुंचेगी और किस माध्यम से सूचना मिलेगी ग्रामीणों को? प्रदूषण विभाग से हूँ क्या जी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन जी। देवेंद्र सोलंकी केमिस्ट हूँ वहाँ पे मैं क्या। सर इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? 7 दिन में लगेगी। सर ये जो कार्रवाई की गई आज, हाँ, किस आधार पर की गई? ये CML प्लानिंग के आधार पर की गई। आपका नाम और पद बता दीजिएगा। देवेंद्र सोलंकी, केमिस्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन। SBCN टाइम्स के लिए दलोदा से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। वहीं मंदसौर के पीजी कॉलेज परिसर में इन दिनों BA LLB की परीक्षाओं का दौर जारी है। परीक्षाओं के चलते कॉलेज में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है और सभी छात्र छात्राएं नियमानुसार विधि की परीक्षा देने कॉलेज पहुंच रहे हैं। जानकारी अनुसार इन दिनों फिलहाल BA LLB के सेमेस्टर 2, 4, 6, 8 और 10 की परीक्षा चल रही है, जो कि अलग अलग समय पाली में हो रही है। परीक्षा से पूर्व सभी विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी सभी जानकारियां दी गई और विश्वविद्यालय के नियमों के साथ परीक्षा संपूर्ण करवाई जा रही है। तस्वीरें शहर के पीजी कॉलेज की है, जहां विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं इन दिनों जारी है। अभी 11 से 2 में BA LLB की कक्षाओं की चल रही है। सेमेस्टर 2, 4, 8, 6 और 10। आज जो है 10वीं सेमेस्टर की और 2nd सेमेस्टर। हाँ, 1 सितंबर से BA LLB की परीक्षाएं चालू हुई थी 11 से 2 में, और ये 26 सितंबर तक चलेगी विभिन्न कक्षाओं के अलग अलग दिन में। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग है, जैसे हाँ टोटल अगर अपन देखें तो 175। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले सारे बच्चों को मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी डॉक्टर राजेश कौशिक और सुनील बड़ोलिया जी और इनके लॉ कॉलेज के प्राचार्य विशाल जी शर्मा द्वारा सारे विद्यार्थियों को परीक्षा संबंधी जो भी निर्देश विक्रम विश्वविद्यालय से प्राप्त हुए उससे अवगत कराया गया, और समय समय पर विद्यार्थियों को पुनः हम जाकर के चेक करते हैं, और अगर कहीं कुछ ऐसा पाया जाता है तो उन्हें समझाइश भी दी जाती है और उनके नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाती है वो करते हैं। इसी के साथ ही मंदसौर जिले की प्राइवेट संस्थाओं में हजारों रुपए महीने की नौकरियां देने के नाम पर चल रहे गोरख धंधे का प्रशासन और पुलिस ने तगड़ा भंडाफोड़ किया है। शहर के बालागंज इलाके में एक गलीनुमा कमरे में पिछले 3 महीने से चल रहे इस फर्जीवाड़े की प्रशासन को जब भनक लगी तो खुलासे के लिए तहसीलदार खुद अपने ड्राइवर को नौकरी दिलवाने के लिए मौके पर पहुंच गए। मामले में सब कुछ सच निकला तो उन्होंने पुलिस को बुलवाकर इस रैकेट में शामिल 2 महिलाओं को तत्काल पकड़ा दिया। इस मामले में बड़ा खुलासा होने की संभावना है। सिटी कोतवाली थाने की पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे रैकेट में शामिल लोगों की तह तक पहुंचने संबंधी जांच कर रहे हैं। लंबे समय से शहर में एक युवती और उसकी सहयोगी द्वारा नौकरियां देने की संस्था चलाने का काम जारी था। रूही कंसल्टेंसी एजेंसी नामक संस्था पिछले 3 महीने से नौकरी दिलवाने के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर रही थी। सोशल मीडिया और प्रिंट विज्ञापन के जरिए संस्था बेरोजगार युवक युवतियों को 2000 और 1500 रुपए लेकर संस्था के खाते में ऑनलाइन जमा करवा रहे थे। इसके बदले संस्था के लोग बेरोजगार युवक युवतियों को बैंकों, सहकारी समिति और निजी कंपनियों में मैनेजर, HR, एग्जीक्यूटिव और गार्ड की नौकरी दिलवाने का झांसा दे रहे थे। इस मामले में मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी को शिकायत मिलने के बाद दोपहर वक्त वे खुद इसके कार्यालय जा पहुंचे और वे पर्दे के पीछे चल रहे इस रैकेट की जांच में जुट गए। हालांकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड श्रीराम वर्मा का सब काम ऑनलाइन होने से वह पकड़ में नहीं आया। बताया जा रहा है कि संस्था के मास्टरमाइंड ने महज 4000 रुपए के मासिक वेतन पर एक युवती को रिसेप्शनिस्ट रखा था और
यही मोबाइल के जरिए संस्था के मैनेजर और मालिक श्रीराम के खाते में ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा रही थी। बताया जा रहा है कि संस्था के मास्टरमाइंड ने महज 4,000 रुपए के मासिक वेतन पर एक युवती को रिसेप्शनिस्ट रखा था और यही मोबाइल के जरिए संस्था के मैनेजर और मालिक श्रीराम के खाते में ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा रही थी। बताया जा रहा है कि संस्था ने कई लोगों से धोखाधड़ी भी कर ली है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने प्रशासन को मामले की शिकायत कर दी। इस मामले में सिटी कोतवाली थाने की महिला सेल ने युवती और उसके एक सहयोगी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस संस्था के कर्ता धर्ता और इसमें शामिल 3 और लोगों की तलाश कर रही है। एक्सटेंशन बाइट वो ऐड देते थे सर, मुझे तो ऐड आती थी। काई में देते थे ऐड, अखबार में या फिर कैसे देते थे कि सोशल मीडिया पे कर देते थे? ऐड क्या चलता था पूरा और आपको कैसे उनको प्रेजेंट करने के लिए बोला गया था? बोला था कि है ना इस वैकेंसी में यहाँ नौकरी नहीं लगती, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, बाकी मनोज राय से बात करें। नौकरी क्या थी और कितनी सैलरी थी? हाँ इनमें थी सैलरी थी 18,000 और एडवांस 10,000। 15 दिन नौकरी लगी मेरी, 15 दिन नौकरी लगी और मेरे को 15 दिन ही हुए हैं। और जो श्रीराम सर है, मैंने उनसे पूछा भी था सर कैसे क्या करना है, तो उनके डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, कुछ नहीं करना है, ये वैकेंसियाँ है इसके बारे में बताना है। अगर कैंडिडेट बोलता है कि गारंटी क्या है वो है तो मनोज सर के नंबर दे दीजिएगा। बस वो जो वैकेंसियाँ लिखी रहती थी उसमें एज लिखी थी कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होगी और गारंटी लिखी थी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा, स्वास्थ्य सर्वे ऐसा कुछ सर्वे करना है और 18,000 सैलरी है उसकी और 10,000 एडवांस लेंगे हम, ऐसा मुझे बोला था कि ऐसा बोलना है। तो उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसे ही करा। और वो जो कैंडिडेट बोलते थे कि इसकी क्या गारंटी है तो मैं सर डायरेक्ट मनोज सर के नंबर दे देती थी कि हमारे सीनियर वो है उनसे बात कीजिए, मुझे नहीं पता है इसका। बस ऐसा हुआ। बस 15 दिन से ये वैकेंसियाँ बता रही हूँ। मेरे को खुद को नहीं पता है, मुझे खुद को मेरी एक मैम है, उन्होंने खुद मुझसे 2,000 रुपये लेके मुझे यहाँ पहुँचाई है। और उनसे पूछा भी था मैम फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, उन्होंने खुद गारंटी ली थी नहीं फ्रॉड नहीं है ये, मैं खुद गारंटेड हूँ उसकी, फ्रॉड नहीं है ये। तो आपको पता नहीं चला कि सब 4,000 की नौकरी आप स्वयं कर रही हो और 15,000 का कैसे क्या क्या बोल रहे हो? जॉब किस किस टाइप के थे सर? कैसे कैंडिडेट के? हाँ, जॉब किस किस तरीके के ऑफर किए थे सर? जैसे कि कैंडिडेट बोल रहा था ना कि क्या गारंटी है ये है, तो मैं बोल रही थी कि सर है गारंटी तो है पर सर देंगे, वो मैं नहीं दे सकती। तो सर मुझे लगा भी था, वो बोलते थे कि रिटर्न पेमेंट होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा ये है ना सर बताएंगे हमारा। तो उन्होंने कैंडिडेट के क्वेश्चन भी थे कि सर के अभी तक कितने पेमेंट हुए रिटर्न, वो मुझे नहीं पता है था। तो उन्होंने सर ने बोला कि ठीक है मेरे नंबर दे दीजिए, मैं कैंडिडेट से बात कर लूँगा जितना भी रिटर्न पेमेंट करना। कौन सी नौकरी थी? जैसे कि स्वास्थ्य सर्वे था सर, ट्रैक्टर सर्वे था और ये बैंकिंग का था। नहीं ये प्राइवेट था, कॉन्ट्रैक्ट थे 3 साल के 4 साल के ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बताते थे। आज क्या हुआ? आज तो सर यही बोला था वैकेंसी की, ये स्वास्थ्य सर्वे ने इनके बारे में कॉल आ रहे थे कैंडिडेट के। तहसीलदार साहब हाँ तहसीलदार सर आए थे तो उन्होंने बोला मैं कैंडिडेट हूँ है ना, तो उन्होंने 10वीं की बोला है कि एंट्री कर दो, एंट्री कर दी उन्होंने 10वीं पास है। डिलीवरी बॉय की बोला था उन्होंने, डिलीवरी बॉय की चाहिए। तो मुझे बोला, मैंने जैसा मुझे बोला गया था मैंने वैसे बोला, मैंने कहा ठीक है सर मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उन्होंने और बोला था कि ये फॉर्म के पैसे कितने, तो मैंने बोला सर 1,000 रुपये इसके, जो मुझे सर ने बताया था 1,000 है। तो बस सर उसी मामले में सर ने बोला कि ये हम वो है, ये कैंडिडेट नहीं है और आप ऐसे बोलते हो कैंडिडेट को, बस इतना ही हुआ था। वो आए थे ऐसे। वहीं धोखाधड़ी के आरोप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंदसौर शहर में कोहिनूर निधि लिमिटेड नामक संस्था द्वारा कई लोगों से की गई लाखों की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। इस संस्था से पार्षद और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी भी जुड़े हुए हैं। जहां संस्था के डायरेक्टर पर पुलिस ने कार्रवाई की, वहीं राम कोटवानी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी। हालांकि पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई की और नगरपालिका की बैठक से बाहर निकलते ही कोतवाली पुलिस ने राम कोटवानी को हिरासत में लिया। इसके बाद थाने लाया गया। इस दौरान नगरपालिका के बाहर गांधी चौराहे पर भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया और बाजार में इसी की चर्चा रही। इधर सूचना मिलने के बाद भाजपा नेता बंशीलाल गुर्जर और रेड क्रॉस चेयरमैन प्रीतेश चावला भी थाने पहुंचे। बता दें कि संस्था द्वारा ठगी के शिकार हुए लोगों को उनकी खून पसीने की कमाई की राशि में से 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि राम कोटवानी का संस्था से जुड़े लोगों को पैसा वापस लौटाने का वीडियो भी सामने आ चुका है।
दोनों डायरेक्टर संस्था में राम कोटवानी की भागीदारी की बात स्वीकार भी कर चुके हैं। वहीं निवेशक तक राम के खिलाफ लिखित में शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इसके पहले संस्था के नामजद डायरेक्टर को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था। कोतवाली पुलिस ने राजेश पिता मोहन लाल सोनी की शिकायत पर पुलिस ने कोहिनूर लिमिटेड संस्था के डायरेक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। राजेश के अनुसार RD/FD करवाकर कुल 10,000 रुपये की राशि जमा करवाई थी, लेकिन समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी संस्था द्वारा निर्धारित राशि नहीं लौटाई गई। ऐसे अनेक निवेशक हैं जिन्होंने संस्था में राशि जमा करवाई, लेकिन समयावधि पूर्ण होने की बारी आई तो संस्था के कर्ता धर्ता संस्था बंद कर फरार हो गए। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी पर भी संस्था से जुड़े होकर धोखाधड़ी का आरोप है। इसी के चलते पुलिस ने राम कोटवानी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने इसके बाद राम को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को रिमांड मिला है। मुस्कान गोस्वामी। आप क्या करते थे यहाँ पे मैं डेली कलेक्शन का वर्क करती थी। फिर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जैसे इनकी 3 जनों की पार्टनरशिप थी, आदिल, रईस हुसैन और कोटवानी जी की। इसके बाद इनके आपसी कुछ मतभेद हुए तो फरवरी में बैंक अलग कर ली थी। इन्होंने जैसे उन दोनों पार्टनर जो थे उनको अलग कर दिया था और बोला था आज से बैंक पूरी मेरी है, इसका जो लेन देन है वो मैं ही करूँगा। अगर जितना भी लोन का बटा हुआ पैसा है वो भी मैं ही लूँगा और जितना लोगों को देना है कस्टमरों को 60 लाख रुपए के आसपास कुछ है, 60 से 65 लाख वो मैं ही दूंगा। इसके बाद इन्होंने अच्छा सा विड्रॉल भी किया। जून में आने के बाद इन्होंने विड्रॉल करना बंद कर दिया। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि मैं चुनाव के बाद विड्रॉल करूँगा। हमने कहा ठीक है, हम रोकते हैं कस्टमरों को। तो फिर बोलते हैं कि मैं रिजल्ट के बाद विड्रॉल करूँगा। रिजल्ट आ गया, उसके बाद हमको बोलते हैं कि मैं उपाध्यक्ष बनने के बाद विड्रॉल करूँगा। हमने वहाँ तक भी उनकी बात मानी और बार बार हम सिंधी धर्मशाला में जाके इनसे मिले भी सही। ऑफिस आना इन्होंने बंद कर दिया था और हमको बोलते हैं कि अभी मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊँगा, तो आप घर बैठो और कलेक्शन करना है तो कोटवानी की नाम की स्लिप पे कलेक्शन करो, जिसमें है ना लोगों को आधा से आधा पैसा डालने की बात कर रहे थे ये, और सारा पैसा ये है ना कोहिनूर में छोड़ने की बात करते हैं और बोलते हैं कि मेरी बैंक नहीं है और सारे कस्टमर फरवरी से लेकर जून तक इन्होंने चलाई है और एकदम पलटे ये, पता नहीं क्या हुआ। जैसे इन्होंने सम्राट मार्केट से बैंक बस स्टैंड की हमको शंका हो गई थी, हमने इनसे बात भी करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा अस्मित एजेंट जो है वो और मेरे कस्टमरों के पेमेंट ये देंगे। फिर लास्ट में आके इन्होंने बैंक की क्लोज कर दी और वहाँ से सिस्टम वगैरह CPU भी ले लिया इन्होंने और CPU भी हटा दिया था। इसके बाद हमने FIR करी, आवेदन दिए, सोनी वाले सारे उनके सबकी FIR भी हुई है। इसके बाद भी कोटवानी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को बार बार हमने आवेदन दिए, इसके बाद आज इनको अरेस्ट किया गया है। अभी इनकी गवाही चल रही है अंदर, पता नहीं कोर्ट सर हमें क्या निर्णय देंगे। अनुमानित कितना पैसा जो है? अनुमानित 60 से 70 लाख रुपए हैं जो गरीब लोगों के हैं। कितने लोग होंगे ऐसा लगता है? कम से कम इसमें है 200 से 250 लोग हैं मेरे अनुमान के हिसाब से। वहाँ पे इम्प्लाई थी, आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जितने भी कस्टमर हों बैंक के, जिनके 500 से लेके 50,000 5 लाख तक भी हैं, इसमें 5-5 लाख की FD हैं का प्रयास है। मैं न्यायालय से दोष मुक्त होकर आऊँगा। मैं जब इस मामले में स्वयं निवेशक हूँ, इन्वेस्टर हूँ, उसके बावजूद मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है। यह चीज़ अतिशीघ्र साबित होगी। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है और मैं उसको प्रूव करूँगा। जो व्यक्ति जहाँ सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्डेड पहले गिरफ्तार रह चुका है, दोषी है, मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और न्याय व्यवस्था इसमें पूरा साथ देगी। टोटल 100% राजनीति से प्रेरित मामला, मेरी राजनीतिक हत्या करने का जो आपकी राजनीतिक हत्या करने का षड्यंत्र वो माननीय न्यायालय से प्रूव होने के बाद में बात करूँगा मैं आपसे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नीमच SP ऑफिस पर जावत तहसील के गांव मोड़ी से एक युवक पहुंचा, जहां उसने एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि उसके भाई के साथ एक युवती का विवाह विगत दिनों दलाल के माध्यम से किया गया था। विवाह बड़ौदा में किया गया था। विवाह के एवज में
2,20,000 रुपए युवती को देना तय किया गया था, जिसमें से 2 लाख रुपए दे दिए गए, मगर विवाह के 7 दिन के बाद ही दुल्हन बहाना करके चली गई। जबकि पीड़ित परिवार द्वारा आरोपी दलाल के संबंध में बात की तो उसने पैसे लौटाने का वादा किया, मगर अब तक ना तो पैसे लौटाए और ना ही दुल्हन घर वापस आई है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमको तो इसका फोटो मेन शिकायत दे दो, मेरी फोटो कॉपी हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेन शिकायत जो है पूरा मामला इसका वो और है ना फोटो कॉपी आपके पास। बताया जा रहा है कि शादी के नाम पर आपसे जो है 2.5 लाख की ठगी हुई है। क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर के आप जो है शिकायत दर्ज करा रहे हैं? जैसे क्या दलाल मीना चौहान है जो नीमच की है, उनके साथी नीमच की है और एक बड़ौदा के और 1-2 और मिले हुए हैं, कम से 5-6 जने हैं। तो इन्होंने 3 महीने पहले संपर्क में हुआ था, तो इन्होंने बोला था मैं करा दूँगी शादी, तो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। तो मैंने कहा ज़्यादा हो जाए करके 2,20,000 तक बात हुई थी। तो मैंने इनके खाते में क्या कि पहले फर्जी के लग रहा था मेरे को, तो मैंने क्या आधार कार्ड से मेरे को लगा फर्जी है, तो मैंने ये खाते में पैसे डाले, मेरे को खाते से पकड़ा जाएंगे, डायरेक्ट देंगे अपन को मना कर दिया कौन से क्या, मैंने खाते में डाले इसके। तो उसके बाद में मैंने लड़की वहाँ से कोर्ट मैरिज कराई, बड़ौदा कोर्ट मैरिज कराई भैया की। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर यहाँ पे आए थे 7 दिन रही, वो लड़की वापस मिलाने के लिए ले गए 7 दिन में। तो उन्हें क्या चाल है उनकी दलालों की सबकी, तो वहाँ पर मना कर दिया कि 10 दिन बाद आएंगे। फिर उसके बाद में मैंने फ़ोन लगाया तो बोले मेरे को नहीं रहना है। मैंने फिर मीना चौहान से बात की, तो अहमदाबाद वाले से राकेश नाम है उसका, उससे बात की, तो बोले हम क्या करें। तो उसके बाद फिर मीना चौहान को हमने सरवानी चौकी पे भी गया था, सरवानी चौकी ने भी साहब को उनको 2 बार बुलाया और बोले 10 दिन में पैसा दे दूँगी, कि चलो लड़की नहीं आ रही मैं आपकी वैसी व्यवस्था कर दूँगी। तो 10 दिन के फिर 10 दिन की बोला, उसके बाद फिर 15 दिन की बोला, उसके बाद ये ऐसे करके 1.5 महीना निकल गया। मैं समझा अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आज यहाँ एसपी साहब के मीडिया के माध्यम से मैं एसपी साहब के यहाँ पहुँचा। साहब से मिले, अभी आप क्या बोल रहे हैं? साहब को पूरा मामला बताया आपने? साहब को पूरा मामला बताया, साहब ने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। कितने लाख रुपए कब दिए और क्या क्या खर्चा हुआ, क्या पूरा दिया, ट्रांजेक्शन कैसे? ट्रांजेक्शन किया ना उनके के 25,000 के 5,000 20,000 ऐसे करके ट्रांजेक्शन किया, मोबाइल पे से किया। टोटल कितना हो गया? 1,80,000 उनके खाते में डाले, 20,000 रुपये उनको कैश दिए और 30-40 हज़ार खर्चा करा दिया बड़ौदा में। एक और रूम भी लिया हमने और सभी के आधार कार्ड लग रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। महिला कौन है जिससे शादी हुई थी आपकी? मेरे भैया की हुई थी, मेरी नहीं हुई थी। अच्छा भाई, तो वो बड़ौदा की है। भैया का नाम क्या है? सुनील कुमार। और जो महिला उसका नाम भी याद नहीं आप लोगों को जिससे शादी हुई? उसका ममता नाम है आधार कार्ड में, फर्जी आधार कार्ड में, और वो वहाँ की पूजा के नाम से जानी जाती है। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। नीमच के पुलिस कंट्रोल रूम के समीप फुटपाथ पर एक परिवार भोजन बना रहा था। इसी दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा सिलेंडर आग की जद में आ गया। इस दौरान खाना बना रहे परिवार ने सिलेंडर सड़क किनारे फेंक दिया। हालांकि गैस सिलेंडर छोटा था और उसमें गैस कम मात्रा में थी, जिसके चलते आग पर थोड़ी देर में ही काबू पा लिया गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई आग की चपेट में नहीं आया, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था। नीमच जिला पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा सभी आमजनों को प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना दी गई थी। महिला संबंधित अपराध रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोई भी युवतियों एवं महिलाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, वीडियो भेजता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने थाना स्तर पर महिलाओं एवं युवतियों को जागरूक किया, जिसके चलते मामला दर्ज हुआ। जीरन में आरोपी कारूलाल पिता बोतलाल प्रजापति निवासी कल्याणपुरा मोहल्ला जीरन के खिलाफ धारा 354, 419 क, 66 डी, 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट से युवती को अश्लील वीडियो व मैसेज भेजता रहा, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा थाना जीरन में की गई थी।
पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोबाइल जब्त कर मामला संज्ञान में लिया है। शुक्रवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 2 पर जिला स्तरीय क्रिकेट चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के तीनों उपखंड नीमच, जावद और मनासा के विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी संभाग स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बालिका वर्ग में केवल जावद की टीम ने भाग लिया, इसलिए उनमें से ही खिलाड़ियों का चयन कर अगले चरण में भेजा जाएगा। पहले चरण में तहसील प्रतियोगिता नीमच, जावद, मनासा ब्लॉक में आयोजित की गई थी और वहीं से अपने अपने ब्लॉक की चयनित टीमें आज जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि 14, 17 और 19 वर्ष में आयोजित की जा रही है। नीमच, जावद, मनासा तीनों ब्लॉक की लड़कों की टीम है। साथ ही बालिका वर्ग में केवल जावद की प्रविष्टि प्राप्त हुई है। अभी सभी टीमों के 10-10 ओवर के मैच किए जा रहे हैं। T10 फॉर्मेट में क्रिकेट चल रहा है और तीनों ब्लॉक में से जो अच्छे खिलाड़ी चयनित होंगे 16-16 की टीम संभागीय प्रतियोगिता जो कि क्रमशः उज्जैन संभाग में अलग अलग जगह होगी, रतलाम, मंदसौर, वहाँ नीमच जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसीलिए आज हमारे जो चयनकर्ता हैं वो भी सभी गवर्नमेंट टीचर हैं, जिससे कि निष्पक्षता बनी रहे और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। एम्पायर भी हम सभी जो गवर्नमेंट टीचर है उन्हीं का सहयोग ले रहे हैं और एम्पायर भी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पे क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं उन्हीं को नियुक्त किया है और पूरी पारदर्शिता के साथ क्रिकेट मैच आयोजन हो हमारा पूरा प्रयास है। और अभी तक अच्छे मुकाबले देखने में जा रहे हैं और अभी जितने भी खेल हो रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई विवाद और कोई शिकायत नहीं आ रही है, जो कि खेलों के लिए अच्छी बात है। साथ ही अभी निरंतर कोविड के बाद एक तरफ लग रहा था कि बच्चे तैयार नहीं, लेकिन बड़े उत्साह के साथ कल जीरन में भी खो खो प्रतियोगिता में 42 टीमों ने सहभागिता की, जो कि एक रिकॉर्ड है और सारे खेल बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। आज कितने मैच यहाँ पर होने जा रहे हैं, मतलब कितनी टीमें संभव? हाँ, अभी बालक वर्ग में कुल 6 मैच होंगे और बालिकाओं की ट्रायल ली जाएगी, क्योंकि सिंगल टीम है तो उनका केवल बॉलिंग और बैटिंग का ट्रायल लेके उनका चयन किया जाएगा। आपका नाम और? भरत सिंह कुमावत, सह संयोजक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।